हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं डॉक्टर श्वेता आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम एक ऐसे होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि पैरालिसिस के लिए बहुत इफेक्टिव है, फेशियल पैरालिसिस के लिए बहुत इफेक्टिव है, कार्पल टनल सिंड्रोम के लिए बहुत इफेक्टिव है, सियाटिका के लिए बहुत इफेक्टिव है, पार्किंसंस डिजीज़ के लिए बहुत इफेक्टिव है। तो आज हम कॉस्टिकम के बारे में बात करने जा रहे हैं। कॉस्टिकम आप में से ही किसी ने सजेस्ट किया था। आशा करती हूँ आगे भी आपके सजेशंस आते रहेंगे कि कौन से मेडिसिन के बारे में आपको जानकारी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉस्टिकम के गाइडिंग इंडिकेशंस, क्लिनिकल कंडीशंस की किन किन बीमारियों में आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके साइंस एंड सिम्टम्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं क्लिनिकल कंडीशंस के बारे में कि किन किन बीमारियों में आप कॉस्टिकम को यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ अ रूटीन रेमेडी फॉर रिटेंशन ऑफ यूरिन आफ्टर ऑपरेशन। जिन लोगों को ऑपरेशन के बाद किसी चीज़ की सर्जरी हो गई रहती है, उस कंडीशन में अगर उनको यूरिन पास नहीं होता है तो उस कंडीशन में आप कॉस्टिकम ले सकते हैं। कॉस्टिकम 200 4 टाइम्स 4 पिल्स। और नेक्स्ट सिम्टम है बेल्स पैल्सी। आइए जानते इस वीडियो में कि बेल्स पैल्सी क्या होता है और इसके लिए आप क्या एक्सरसाइज कर सकते हैं। बेल्स पैल्सी क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस यानी कि क्या सिम्टम्स होते हैं बेल्स पैल्सी के। अ कोल्ड इज द स्टार्टिंग बिफोर द सिम्टम्स ऑफ बेल्स पैल्सी बिगिन। बेल्स पैल्सी होता है फेशियल पैरालिसिस। फेशियल पैरालिसिस या तो फेस के वन साइड में होगा, मतलब दोनों साइड को वो अफेक्ट नहीं करता है, वन साइड फेस को ही अफेक्ट करता है बेल्स पैल्सी यानी फेशियल पैरालिसिस, चाहे वो राइट साइड को अफेक्ट करे या फिर लेफ्ट साइड को। तो स्टार्टिंग सिम्टम है अ कोल्ड इज द स्टार्टिंग बिफोर द सिम्टम्स ऑफ बेल्स पैल्सी बिगिन। मतलब फेशियल पैरालिसिस स्टार्ट होने से पहले फेस के वन साइड में आपको कोल्ड फीलिंग होगा। Symptoms are almost always on one side of the face only. They may range from mild to severe. Symptoms हमेशा आपके वन साइड ऑफ फेस में रहेगा जो कि माइल्ड से सीवियर हो सकता है। द फेस विल फील स्टिफ और पुल्ड टू वन साइड एंड मे लुक डिफरेंट। फेस जो है आपका बहुत ज़्यादा स्टिफनेस फीलिंग होगा और वन साइड में, जिस साइड में पैरालिसिस हुआ रहेगा उस साइड में आपका फेस खिंचा खिंचा सा लगेगा और आपका फेशियल जो एक्सप्रेशन है वो अलग अलग सा दिखेगा। डिफ़िकल्टी इन क्लोजिंग वन आई। एक साइड का, जो साइड का फेस अफेक्टेड रहेगा उस साइड का आईज भी आपको क्लोज करने में प्रॉब्लम होगा। डिफ़िकल्टी इन ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। फूड फॉल्स आउट ऑफ वन साइड ऑफ द माउथ। मतलब आपको खाने में भी और पीने में भी, पानी पीने वगैरह में भी आपको तकलीफ़ महसूस होगी। और फूड जब खाएंगे, खाना खाते समय जिस साइड का पैरालिसिस रहेगा उस साइड से फूड जो है वो बाहर की तरफ गिर जाएगा। ड्रूलिंग ड्यू टू लैक ऑफ कंट्रोल ओवर द मसल्स ऑफ द फेस। तो जिस साइड का फेस आपका पैरालाइज्ड रहेगा उस साइड के फेस से सलाइवा हमेशा गिरते रहेगा, लार हमेशा गिरते रहेगी। प्रॉब्लम्स इन स्माइलिंग और मेकिंग फेशियल एक्सप्रेशंस। तो स्माइल करने में प्रॉब्लम होती है और फेशियल एक्सप्रेशन, इसीलिए अपने फेस का एक्सप्रेशन जैसे हम एक्सप्रेस करते हैं कोई भी चीज़, स्माइल या फिर जो हमारा फेशियल एक्सप्रेशंस होता है, हम अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। फेस के थ्रू ही हम आपके अपने सामने वाले को अपने एक्सप्रेशंस एक्सप्रेस कर पाते हैं, वो हम नहीं कर पाते। ट्विचिंग और वीकनेस ऑफ द मसल्स इन द फेस। तो जो फेस का मसल्स होता है वो वीकनेस होता है और वाइब्रेट होता है, पल्सेट होने लगता है। In front of the mirror so you can visually monitor your efforts. The visual feedback is important. The first exercise, you're going to want to move your eyebrows up like you're surprised. You can use your finger right above your eyebrow to assist. The next one is moving your eyebrows in together, almost like an angry face. You can put your finger right above your eyebrow and push it in to help with the movement. Now moving on to your lips, you're going to curve your mouth into a smiley face.
You can also put one finger in the corner of your mouth to assist with this. Once the movement has been restored. नेक्स्ट सिम्टम है कार्पल टनल सिंड्रोम। कार्पल टनल सिंड्रोम एक कंडीशन है, एक प्रकार का डिजीज़ है जो कि आपको रिस्ट में यानी कलाई की जो नर्व होती है, नस होती है, वो दब जाती है, कंप्रेस हो जाती है, जिसके वजह से हैंड्स एंड फिंगर्स में टिंगलिंग महसूस होता है, यानी कि झंझनाहट सी महसूस होती है, सुन्न हो जाता है, सीवियर पेन होता है और मसल वीकनेस होता है। आइए जानते हैं इस वीडियो में कि आपको कार्पल टनल सिंड्रोम के लिए कौन से एक्सरसाइजेस करना चाहिए कॉस्टिकम लेने के साथ साथ। नेक्स्ट सिम्टम है कॉन्ट्रैक्चर्स। कॉन्ट्रैक्चर्स एक प्रकार का कंडीशन है जिसमें कि आपके जो शॉर्टनिंग एंड हार्डनिंग ऑफ मसल्स एंड टेंडन्स शॉर्ट हो जाते हैं और हार्ड हो जाते हैं। आइए इस वीडियो में देखते हैं कि कौन से एक्सरसाइजेस आपको कॉन्ट्रैक्चर्स के लिए करना चाहिए। Take the hand and put it flat down on the table, and then take your other hand and pull the fingers back. Now, most people who have Dupuytren's really have a lot of tightness and sometimes have difficulty even getting these fingers under here. But if you can get them under, just work on pulling the fingers back. The idea is to get a little stretch on the front of the palm. And the key here is a low load for a long duration, okay? So you're holding these for at least 30 seconds, if not a little bit longer. And you don't need to do this very, very aggressively. It's a gentle pull several times a day will be much more beneficial than a real aggressive pull just once or twice, okay? So that's one stretch I like to do. So you stretch the affected fingers, just like that. Another way to do it is to keep the hand on the table, stand up, and put the palm flat down. Now try to pull the palm up off the table while the fingers stay down on the table. And again, this is something that you can do while you're just standing next to the table, holding that hand right in that position, getting that nice long stretch right through that area, and it's actually going to stretch that forearm a little bit and trying to hold it just like that. Okay? And the third exercise I like to do is this stretch right here. So you take the hands, put the palms together, fingers matching up with each other, and then you're going to drop the hands like this, bring the elbows out but keep the palms together. And then once you're in this position, you're going to want to try to pull the palms apart while the fingers stay touching each other. And you're going to maintain that stretch for a good 30 seconds or more, and then you're going to rest. And you can do that 4 or 5 times, and you can do that several times a day. So नेक्स्ट सिम्टम है एन्यूरेसिस। जिन लोगों में इनवॉलंटरी यूरिनेशन की प्रॉब्लम होती है, बेड वेटिंग की प्रॉब्लम होती है, चाहे वो एडल्ट हों या फिर छोटे बच्चे हों, उनके लिए कॉस्टिकम आप दे सकते हैं। फाइब्रोसिटीज़ के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। फाइब्रोसिटीज़ जो होता है, पेन एंड इन्फ्लेमेशन होता है टेंडन्स, मसल्स एंड टेंडन्स में, जॉइंट्स बोन्स और टेंडन्स के मसल्स में पेन एंड इन्फ्लेमेशन होता है, सूजन आ जाती है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि फाइब्रोसिटीज़ क्या होता है और उसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या हैं। फाइब्रोसिटीज़ के कॉजेज़ क्या हैं? इट्स सपोज्ड टू बी रिलेटेड विद स्ट्रेसफुल और ट्रॉमेटिक इवेंट्स। जो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं या फिर इंजरी हो जाती है, जिन लोगों को चोट लग जाती है, उसमें भी फाइब्रोसिटीज़ होने के चांसेस होते हैं। फाइब्रोसिटीज़ होता है पेन एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ मसल्स ऑफ जॉइंट्स, बोन्स एंड टेंडन्स। डिजीजेज विद रूमेटॉइड आर्थराइटिस और हाइपोथायरॉयडिज्म। तो जिन लोगों को रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है, यानी कि आर्थराइटिस की शिकायत होती है, या फिर जिन लोगों को थायराइड की शिकायत होती है, उन लोगों में फाइब्रोसिटीज़ होने के चांसेस होते हैं। इन्फेक्शियस डिजीज़, अगर जिन लोगों को कोई इन्फेक्शियस डिजीज़ हो गया है तो उसमें भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, उसमें भी जो है ये आपके फाइब्रोसिटीज़ होने के चांसेस होते हैं।
हार्मोनल चेंजेस भी एक कॉज है फाइब्रोसिटीज़ का। हार्मोनल चेंजेस यानी कि यूट्राइन फाइब्रॉइड हो जाता है फीमेल्स को, जब जैसे मेनोपॉजल कंडीशन होता है, जब उनकी मेंसेस स्टॉप हो जाती है, पीरियड स्टॉप हो जाता है, तो उस समय फाइब्रॉइड, यूट्राइन फाइब्रॉइड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उस कंडीशन में भी आपको ये प्रॉब्लम्स हो सकता है। एक्सेस ऑफ स्टिमुलेंट्स दैट इज़ कॉफ़ी, अल्कोहल, टोबैको। जो लोग बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पीते हैं या अल्कोहल ड्रिंक करते हैं या टोबैको लेते हैं या फिर स्मोकिंग करते हैं, तो उनमें भी ये रिस्क बढ़ जाता है फाइब्रोसिटीज़ का। एनीमिया एंड डेफिशिएंसीज इन विटामिन B12 एंड B6। जिन लोगों को ब्लड की कमी रहती है, हीमोग्लोबिन की कमी रहती है और B12 विटामिन की कमी रहती है, B6 विटामिन की कमी होती है, उन लोगों में भी ये रिस्क बढ़ जाता है फाइब्रोसिटीज़ का। ओबेसिटी भी एक रिस्क फैक्टर है कि बहुत ज़्यादा अगर वेट गेन हुआ है तो उसमें भी आपके जो है फाइब्रोसिटीज़ के कंप्लेंट्स बढ़ने के चांसेस होते हैं। साइंस एंड सिम्टम्स क्या हैं फाइब्रोसिटीज़ के? फर्स्ट है पेन, दूसरा है फटीग एंड स्लीप डिस्टर्बेंस। बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होता है जो पार्ट में फाइब्रोसिटीज़ हुआ रहता है, पेन एंड मसल्स, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स, बोन्स एंड टेंडन्स में बहुत ज़्यादा सीवियर पेन रहता है। फटीग एंड स्लीप डिस्टर्बेंस होता है, यानी बहुत ज़्यादा थकान महसूस होती है और नींद भी बराबर से नहीं आती है, या फिर स्लीप डिस्टर्ब होता है, अगर सोते भी हैं तो डीप स्लीप नहीं होता है। क्रॉनिक पेन डायग्नोज हम इसे कैसे कर सकते हैं? क्रॉनिक पेन इन ऑल 4 क्वाड्रेंट्स ऑफ द बॉडी एंड एक्सियल स्केलेटन फॉर 3 months। मतलब कि ये चारों जो पार्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सभी जगहों पर आपको पेन, सीवियर पेन महसूस होगा, जो कि बहुत लंबे समय से कम 3 महीने से आपको अगर लगातार पेन महसूस हो रहा है तो आपको फाइब्रोसिटीज़ के लिए डायग्नोज करना चाहिए, टेस्ट करवाना चाहिए। नेक्स्ट सिम्टम है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक प्रकार का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। जिसमें जो होता है अपने बॉडी का इम्यून सिस्टम, अपने बॉडी का खुद ही इम्यून सिस्टम जो होता है, जो हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, वही जो होता है वो नर्व्स को अटैक करता है। तो आइए जानते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में कि क्या सिम्टम्स होते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस के। फर्स्ट सिम्टम है वीकनेस, नमनेस एंड लॉस ऑफ मसल कोऑर्डिनेशन। जो होता है मसल्स जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा वीकनेस होता है बहुत ज़्यादा, और सुन्न हो जाता है, वो पार्ट जो है सुन्न हो जाता है। और विजन चेंजेस, मतलब जो नज़र होती है उसमें भी आपको डिफ़िकल्टी होती है देखने में। डिफ़िकल्टी विद स्पीच, ब्लैडर कंट्रोल एंड बैलेंस। जो हम बोलने की जो शक्ति होती है, डिफ़िकल्टी होने लगती है बोलने में, और ब्लैडर कंट्रोल पे भी कंट्रोल नहीं रहता है, यानी कि यूरिन जो है निकल जाता है। बैलेंस, बॉडी का बैलेंस नहीं रहता है, वो भी ख़राब हो जाता है। फटीग, डिजीनेस एंड क्लमजीनेस रहता है। फटीग यानी बहुत ज़्यादा थकान महसूस होती है थोड़ा सा भी काम करने से, चक्कर बहुत ज़्यादा आता है, और क्लमजीनेस रहता है यानी बॉडी का बैलेंस नहीं होने की वजह से अचानक से एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मूड चेंजेस होता है। मसल स्टिफनेस एंड स्पाजम होता है, मसल में स्टिफनेस बहुत ज़्यादा होता है, मसल बहुत ज़्यादा स्टिफ हो जाता है, इसलिए जो मसल स्टिफनेस की वजह से हैंड्स लेग्स मूव नहीं कर पाता है। नेक्स्ट सिम्टम है न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स। न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर यानी कि नर्व्स जो होते हैं वो डिजेनरेट होने लगते हैं, डैमेज होने लगता है, जिसकी वजह से पार्किंसंस डिजीज़ और कोरिया होने लगता है। कोरिया यानी कि आर्म्स, लेग्स और फेस की जो मसल्स होते हैं वो वाइब्रेट होने लगते हैं अपने आप। आइए जानते हैं इस वीडियो में कि पार्किंसंस डिजीज़ में, पिछले वीडियो में मैंने पार्किंसंस डिजीज़ के बारे में बताया था, आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। और इस वीडियो में हम जानते हैं कि पार्किंसंस डिजीज़ को कैसे आप ट्रीट कर सकते हैं एक्सरसाइज के द्वारा। तो पार्किंसंस डिजीज़ मतलब बॉडी को कैसे बैलेंस किया जाए, इस वीडियो में जानते हैं। पार्किंसंस डिजीज़ के क्या सिम्टम्स हैं, आइए जानते हैं उसके बारे में। फर्स्ट सिम्टम है ट्रेमर्स इन द हैंड्स, आर्म्स, लेग्स, जॉ एंड फेस। हैंड्स, आर्म्स, लेग्स एंड जॉ एंड फेस के मसल्स जो होते हैं वो वाइब्रेट होने लगते हैं। स्टिफनेस इन पल्सेट होता है, वाइब्रेट होते हैं यानी अपने आप मूव होने लगता है। स्टिफनेस इन द आर्म्स, लेग्स एंड ट्रंक। जो आर्म्स, लेग्स एंड ट्रंक्स के मसल्स होते हैं वो स्टिफ हो जाते हैं, तो आर्म्स को मूव नहीं कर पाता है, लेग्स को मूव करने में प्रॉब्लम होती है। स्लोनेस ऑफ मूवमेंट, इसलिए मूवमेंट जो होता है, जो
पर्सन का मूवमेंट होता है वो भी स्लो हो जाता है। पुअर बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन, इसलिए बैलेंस जो होता है वो बॉडी का वो भी खराब हो जाता है। डिफ़िकल्टी वॉकिंग, टॉकिंग और कंप्लीटिंग अदर सिंपल टास्क, इसीलिए जो है बॉडी का बैलेंस ख़राब हो जाता है, उसकी वजह से वॉकिंग करने में भी उसे प्रॉब्लम होती है, बात करने में भी प्रॉब्लम होती है क्योंकि फेस के मसल्स को भी अफेक्ट करता है, और अदर जो सिंपल टास्क होते हैं वो भी वो खुद की डेली रूटीन जो है वो नहीं कर पाता है। डिप्रेशन एंड अदर इमोशनल चेंजेस, इसीलिए पेशेंट जो है डिप्रेशन में चला जाता है और उसके इमोशनल भी चेंजेस, इमोशनली भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहता है, फीलिंग्स जो है उसके चेंजेस होने लगती हैं। डिफ़िकल्टी स्वेलविंग, च्यूइंग एंड स्पीकिंग, इसीलिए फेशियल मसल्स को अफेक्ट होने की वजह से कुछ भी निगलने में प्रॉब्लम होती है, चेव नहीं कर पाता है और बात करने में भी उसको प्रॉब्लम होती है। यूरिनरी प्रॉब्लम्स और कॉन्स्टिपेशन, इसीलिए जो है यूरिन में भी प्रॉब्लम होने लगता है और कब्जियत की शिकायत होने लगती है। स्किन प्रॉब्लम भी, स्किन डिजीजेज भी उसको होने लगते हैं। With your balance and your coordination. Use a chair, stand straight and tall, and let's start with lifting our chest and lifting our inside leg, lengthening through your spine. Start with a little knee lift, lifting the arm as well. With Parkinson's, sometimes you have good days and some days are not as good. Always feel free to hold on to something. If you're having a really good day, you can let go and just do this, working on your balance here. All right, second exercise, we're going to extend our leg out and rotate our thumb down. Pull the heel back in. Rotate out, pull back in, out, and in. If you can, balance. This is challenging. One more. Okay. Now take that leg and kick back. Extend out from the heel, squeezing the glute. Press back. Chest is open. Squeeze. One more. And now lift the knee. We're going to cross the midline. Open that knee out to the side. Cross. Open. Cross, open, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, and hold. Now just balance, lift your chest, hold that knee up. If you lose your balance, step wide and bend your knees. You've got it. Great job. Shake out your legs. And let's go over to the other side. Same 5 exercises. Hip in line with the chair, shoulders down and back, abs in. Lift. नेक्स्ट सिम्टम है सियाटिका। सियाटिका के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया था और उसके लिए क्या क्या एक्सरसाइजेस करनी चाहिए वो भी बताया था, आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट सिम्टम है सीजर डिसऑर्डर, यानी कि फिट्स के लिए बहुत इफेक्टिव है कॉस्टिकम। टेंडिनाइटिस के लिए बहुत इफेक्टिव है। टेंडिनाइटिस यानी कि टेंडन्स में एंड मसल्स में बहुत ज़्यादा सूजन आ जाती है, तो मोस्ट कॉमन है ये स्पोर्ट्स पर्सन में। तो टेंडो एक्यूलिस बहुत कॉमन है। टेंडो एक्यूलिस यानी कि हील पेन बहुत ज़्यादा सीवियर रहता है, और एल्बो, टेनिस एल्बो जो है बहुत ज़्यादा कॉमन है इसमें। तो आइए जानते हैं इसके कॉजेज़ एंड सिम्टम्स के बारे में कि टेंडिनाइटिस के कॉजेज़ एंड सिम्टम्स क्या हैं। टेंडिनाइटिस के सिम्टम्स के बारे में जानते हैं। फर्स्ट सिम्टम है पेन, सेकेंड है टेंडरनेस, थर्ड है स्वेलिंग एंड फोर्थ स्टिफनेस। पेन बहुत ही ज़्यादा सीवियर रहता है मसल्स एंड टेंडन्स में, और दूसरा है कि टेंडरनेस बहुत ज़्यादा रहता है, मतलब कि टच करेंगे अगर उस पार्ट को तो सीवियर पेन होता है। स्वेलिंग बहुत ज़्यादा रहती है, स्टिफनेस हो जाता है, जॉइंट्स जो भी मसल्स एंड टेंडन्स को अफेक्ट करता है वो पार्ट बहुत ही ज़्यादा स्टिफ हो जाता है, वो मूव नहीं कर पाता उस पार्ट को। कॉजेज़ क्या है टेंडोनाइटिस के? स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एक्टिविटीज़, मसल इम्बैलेंसेस, सिस्टमिक डिजीजेस, ट्रॉमा और इंजरी। स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एक्टिविटीज़ में क्या होता है? पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स और एक्टिविटीज़ दैट इन्वॉल्व रिपीटेटिव मोशंस सच एज रनिंग, स्विमिंग, टेनिस, गोल्फ और वेट लिफ्टिंग कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ टेंडिनाइटिस। तो
जो लोग स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं उन और बहुत ज़्यादा एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि रनिंग, स्विमिंग, टेनिस बहुत खेलते हैं, वेट लिफ्टिंग करते हैं, गोल्फ खेलते हैं, तो उन लोग ये पर्सन्स जो होते हैं स्पोर्ट्स पर्सन को टेंडिनाइटिस होने की चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मसल एम्बैलेंसेस, वीक और टाइट मसल्स सराउंडिंग द टेंडन्स कैन ऑल्टर बायोमैकेनिक्स एंड लीड टू एबनॉर्मल स्ट्रेस ऑन द टेंडन्स, इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ टेंडिनाइटिस। जो वीक और टाइट मसल्स होते हैं, जो टेंडन्स के सराउंडिंग में जो मसल्स होते हैं वो टाइट हो जाता है और वीक हो जाते हैं, जिसकी वजह से एबनॉर्मली स्ट्रेस डालते हैं टेंडन्स पे। तो ये रिस्क भी, इसकी वजह से भी रिस्क बढ़ जाता है टेंडिनाइटिस का। सिस्टमिक डिजीज, underlying medical conditions such as rheumatoid arthritis, diabetes or inflammatory disorders can increase the risk of tendonitis by affecting tendon health and integrity। तो जो अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशंस होते हैं सच जैसे कि रिमेटॉइड आर्थराइटिस जिन लोगों को है, या डायबिटीज़ जो है इन लोगों को, और इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स यानी सूजन बहुत ज़्यादा रहता है, तो ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि टेंडिनाइटिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ट्रॉमा और इंजुरी, सडन इम्पैक्ट, फोर्सफुल एक्सर्शन और डायरेक्ट ट्रॉमा टू द टेंडन्स कैन कॉज माइक्रो टियर्स और डैमेज लीडिंग टू टेंडिनाइटिस। जो लोगों को सडनली फोर्सफुल एक्सर्शन हो गया, सडनली इंजरी हो जाती है, किसी पार्ट में चोट लग जाती है बहुत ज़्यादा सीवियरली, तो जिसकी वजह से अगर टेंडन्स जो होता है फट जाता है या डैमेज हो जाता है, उससे भी जो है टेंडिनाइटिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। Has been shown in research with cadavers. They put pins in the nerves and they've shown that these types of mobilizations help the nerves slide and improve that sliding ability. Okay, so for this one, go back and forth 10 to 15 times like this. You can do it multiple times throughout the day if it helps your pain, and it's one you can do every day. So that's our first one, a radial nerve mobilization. For the second exercise, we are going to start strengthening our wrist extensor tendons. Tennis elbow is basically a tendinopathy. This is the newer term for what we used to call tendonitis. It's a condition that causes tendon pain, and if we look at the research on tendons, they definitely respond best to loading through strength training. It's just about finding the right dosage of that and building this tendon capacity up over time. So one of the best exercises is going to be a wrist extensor curl, where we're going to work those wrist extensors. When we strengthen them, it challenges the tendon up here and can help strengthen the tendon and reduce pain. So I've got a 3-pound dumbbell. Something about this weight, somewhere between 1 to 5 pounds, usually works well. You're going to position your arm so that it's palm down and your wrist is hanging just off the edge of the table. Then you're going to hold that dumbbell and basically perform these wrist extensor curls. So you're going to be going up and down like this, going to enough repetitions that you get some fatigue and kind of burn in these muscles on the top. If you feel a little bit of pain in the tendon, that's okay, as long as it's not worse once you're done with the exercises. So you want to find a weight that's challenging, causes muscular fatigue, and challenges that tendon, but isn't so heavy that you can't go through full range of motion. You want to go through full range of motion like this, and you don't want to have more than moderate pain. So with this one, you're going to go for 3 sets of 10 to 15 repetitions. Again, just sort of repetitions to fatigue. If you go higher than 15 or you're a little less than 10, that's okay. Just work through that full range of motion. As I do them now, I can start to feel some fatigue up here, and if you have tendon pain, you'll probably feel it in that tendon. Down. If it comes up like that, you're not going to be able to stretch that Achilles tendon. So keep that heel down and make sure your toes are pointed towards the wall. Sometimes people are going to turn it out and stretch like that, but that's not going to stretch it out. You want to make sure those toes are straight forward. Keeping that heel down, leaning against the wall, and you're going to bring that knee on the other side forward, so you're pushing it right into the wall and getting a good stretch in that Achilles tendon. You want to hold it there for about 30 seconds, and you want to do that 3 times. Make sure you're keeping that back leg straight and not bending it, because that's going to change the muscle that you're stretching, and you want to make sure you're stretching that calf muscle that's attached to the Achilles tendon. If this is a lot of pressure on your shoulders, then what you can do is bring your foot up to the wall and try and get your toes as high as you can. Keep that heel down on the ground and then lean in to the wall. The higher you can put your toes up on the wall, the more stretch that you're going to get. Same thing, you want to hold it for 30 seconds and do that 3 times.
The last stretch, you want to use a step. And if you have a step ladder, like I do, you can use that. Make sure it's locked in. You want to put the ball of your foot right on the edge of the step. And then just let your heel drop down. Now make sure you're on there good and that you're not going to slip off and hurt yourself. But just let that heel drop down and relax that foot. And again, you want to hold that for 30 seconds and do that 3 times. So that is 3 simple stretches for your Achilles. नेक्स्ट सिम्टम है टॉर्टिकोलिस। टॉर्टिकोलिस यानी होता है, इसका नेक्स्ट दूसरा नाम है राय नेक, ट्विस्टेड नेक। तो इसमें क्या होता है कि नेक जो है वो एक साइड में टिल्ट हो जाता है, झुक जाता है। ये कॉमनली बच्चों में पाया जाता है। इसमें जो है पेन, नेक, बैक एंड शोल्डर में पेन होता है सीवियर, एंड नेक स्टिफनेस हो जाता है, नेक को मूव नहीं कर पाता है, और साथ ही हेडेक भी होता है। नेक्स्ट सिम्टम है ट्रेमर। ट्रेमर यानी कि हाथ पैर कांपने लगते हैं। यूरिनरी इनकंटिनेंस के लिए बहुत इफेक्टिव है। यूरिनरी इनकंटिनेंस यानी कि एडल्ट में या फिर बच्चों में बेड वेटिंग की प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए कॉस्टिकम लिया जा सकता है। वार्ड्स के लिए बहुत इफेक्टिव, वार्ड्स यानी मस्से के लिए बहुत इफेक्टिव है कॉस्टिकम। आइए जानते हैं एलिमेंट्स फ्रॉम, यानी कि पॉजिटिव फैक्टर्स कौन से हैं जिसकी वजह से आपके कंप्लेंट्स स्टार्ट होते हैं। बर्न्स और स्काल्स, फ्राइट, ग्रीफ और सॉरो। जो लोग बहुत ज़्यादा सीवियर बर्न हो जाता है जिन लोगों को, उसके लिए बहुत उसमें जो है आपकी कंप्लेंट्स स्टार्ट होते हैं। और फ्राइट, जो लोग बहुत ज़्यादा जिनके अंदर डर बैठ जाता है, या बहुत ज़्यादा जो लोग दुखी रहते हैं, जो अंदर तक जिनको दुख बहुत हो जाता है किसी चीज़ का, जो गहन अंदर तक जहन तक दुख बैठ जाता है। नाइट वॉचिंग जो लोग करते हैं, यानी कि रात में देर तक जो लोग जागते हैं, उनको भी उनके नर्व्स को भी अफेक्शन होता है। सप्रेस्ड इरप्शंस की वजह से जो इरप्शंस यानी कि स्किन कंप्लेंट्स अगर आपको हुआ है और अगर आपने उसको सप्रेस कर दिया, यानी कि ऑइंटमेंट लगा के या फिर एलोपैथिक मेडिसिन लेके आपने उसको सप्रेस कर दिया, तो वो जो होता है स्किन कंडीशंस, वो इंटरनल ऑर्गन्स पर चला जाता है। आपके कंप्लेंट्स तो बेटर हो जाते हैं स्किन के, लेकिन इंटरनल जो ऑर्गन्स होते हैं, हमारे अंदर के जो ऑर्गन्स होते हैं, उनको अफेक्ट करना शुरू करता है। तो ये चीज़ें जो होता है, इसकी वजह से आपको नर्व्स में भी अफेक्शन होना शुरू होता है। नेक्स्ट है अल्सर मालट्रीटेड विद लेड, यानी कि जो अल्सर्स, अगर कभी अल्सर हुआ है और वो ठीक तरीके से कंप्लीटली क्योर नहीं किया गया है, तो उसकी वजह से भी आपको नर्व अफेक्शन हो सकता है, कंप्लेंट्स आपके स्टार्ट हो सकते हैं। लॉस ऑफ स्लीप, लेड पॉइजनिंग, जो लोगों को नींद नहीं आती है उनमें भी जो है ये प्रॉब्लम स्टार्ट होने के चांसेस, ये रिस्क फैक्टर्स होते हैं। लेड पॉइजनिंग, जिन लोगों को लेड लेने से पॉइजन हो गया रहता है, उनको भी जो है लेड पॉइजनिंग हो गया रहता है, उनको भी आप जो है नर्व्स के अफेक्शंस होने के चांसेस होते हैं। एक्सपोजर टू कोल्ड, बर्न्स, स्कार्स एंड फेब्राइल कंडीशंस, जो लोग ठंड में जैसे अगर बाहर निकलते हैं और ठंडी हवा उनको लगती है, तो उससे उनके नर्व्स को अफेक्ट होने के चांसेस होते हैं। बर्न्स एंड स्काल, जैसे मैंने बताया है कि बर्न्स, जो लोगों को सीवियर बर्न्स हो जाता है, जल जाते हैं, तो उससे भी नर्व्स को अफेक्शन हो सकता है। फेब्राइल कंडीशंस में भी स्टार्ट हो सकता है कंप्लेंट्स आपके, यानी कि जो फीवर, जिन लोगों को सीवियर हाई ग्रेड फीवर हो जाता है, उनको भी नर्व्स में अफेक्शन होने के चांसेस होते हैं। चिल्ड्रन स्लो इन लर्निंग टू वॉक, अनस्टेडी वॉकिंग एंड ईजी फॉलिंग ऑफ लिटिल चिल्ड्रन। चिल्ड्रन जो होते हैं, वो बच्चे जो होते हैं, उनको स्लोली वॉक करना सीखते हैं, धीरे, मतलब कि उनमें लेट लर्निंग होता है वॉकिंग के लिए, और उनकी वो जो है अनस्टेडी वॉकिंग, उनकी जो वॉकिंग होती है अनस्टेडी होती है, जो बैलेंस नहीं कर पाते हैं और ईजिली फॉल हो जाते हैं। आइए जानते हैं गाइडिंग इंडिकेशंस के बारे में। किस पर्सनालिटी को कॉस्टिकम सूट करता है? अपीयरेंस कैसा होता है? अपीयरेंस लीन, डार्क एंड इंटेंस मे बी वेरी रिफाइंड। जो पर्सन जो है बहुत ही दुबला पतला होता है, डार्क कॉम्प्लेक्शन होता है और वेरी रिफाइंड होता है, पोलाइट एंड गुड मैनर्ड होता है। इट एक्ट्स मेनली अपॉन नर्व्स, मोटर एंड सेंसरी, एंड ऑन मसल्स, वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी ऑफ ब्लैडर, लैरिंग्स एंड लिम्स। तो ये मोटर एंड सेंसरी नर्व्स को अफेक्ट करता है,
जो नर्व्स जो हैं ब्रेन से बॉडी की तरफ इम्पल्स ले जाते हैं और बॉडी से ब्रेन की तरफ इम्पल्स ले जाते हैं। मसल्स में वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी मसल्स को अफेक्ट करता है। वॉलंटरी यानी कि जो मसल्स आपके कंट्रोल में रहता है, जैसे कि हैंड्स एंड लेग्स के मसल्स, और जो मसल्स आपके कंट्रोल में नहीं रहता है यानी कि इनवॉलंटरी होता है, जैसे कि ब्लैडर पेशाब की थैली के, लैरिंग्स के मसल्स आपके कंट्रोल में नहीं रहता है, हार्ट मसल्स आपके कंट्रोल में नहीं रहता है, उनको भी ये अफेक्ट करता है। पैरालिसिस आपके कैसे स्टार्ट होता है उसके बारे में बात करते हैं। वीकनेस, प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ मस्कुलर स्ट्रेंथ कॉजिंग इंक्रीजिंग अनसर्टनिटी ऑफ कंट्रोल ओवर द मसल्स। मतलब पहले तो वीकनेस महसूस होता है मसल्स में, फिर मसल का स्ट्रेंथ जो है धीरे धीरे लॉस होने लगता है, उसके बाद जो है बैलेंस चला जाता है, फिर जो है पैरालिसिस हो जाता है। फाइनली जो है पैरालिसिस हो जाता है। पैरालिसिस फ्रॉम एक्सपोजर टू कोल्ड, पोस्ट डिप्थेरेटिक पैरालिसिस फ्रॉम लेड, लोकल पैरालिसिस ऑफ वोकल कॉर्ड्स, मसल्स ऑफ डिग्लूटेशन ऑफ टंग, फेस, ब्लैडर एंड एक्सट्रीमिटीज। तो पैरालिसिस अगर आप ठंडी हवा में जाते हैं तो उसकी वजह से भी आपका पैरालिसिस हो सकता है। और पोस्ट डिप्थेरेटिक यानी कि डिप्थेरिया अगर कभी आपको चाइल्डहुड में या पहले कभी हुआ है तो उसकी वजह से भी पैरालिसिस स्टिमुलेट हो जाता है। लोकल पैरालिसिस ऑफ वोकल कॉर्ड्स, वोकल कॉर्ड्स यानी कि वॉइस बॉक्स में भी जो है पैरालिसिस होता है, जिसकी वजह से कंप्लीट लॉस ऑफ वॉइस हो जाता है। मसल ऑफ डिग्लूटेशन यानी कि निगलने की जो मसल्स होते हैं, खाना निगलने का जो मसल्स होता है उसमें भी पैरालिसिस हो जाता है। टंग मसल्स में पैरालिसिस होने के चांसेस हैं। फेस, ब्लैडर एंड एक्सट्रीमिटीज़ के मसल्स में भी पैरालिसिस हो जाता है। पीरियोडिसिटी, पैरोक्सिस्मल अटैक्स, कन्वर्जेंस, एपिलेप्सी अटैक्स ट्वाइस अ डे और एवरी 2, 3 और 4 वीक्स। तो जो फिट्स आते हैं वो ट्वाइस अ डे हो सकता है, दिन में 2 बार हो सकता है, या एवरी 2, 3 और 4 वीक्स में रिपीट हो सकता है। टेंडेंसी टू क्रैक्स, फिशर्स इन एनस एंड पाइल्स पल्सेट एंड बर्न लाइक फायर। तो जो पाइल्स होता है, हार्ड स्टूल पास होने की वजह से क्रैक्स हो जाता है एनस के चारों तरफ, और पाइल्स जो है वो आग की तरह जलता है। निपल्स गेट सोर एंड क्रैक्ड। तो निपल्स जो होता है वो ब्रेस्ट के निपल्स होते हैं, वो क्रैक होने की वजह से बहुत ही पेनफुल होता है। इमैशिएशन ड्यू टू डिजीज, वरी एंड ऑफ लॉन्ग स्टैंडिंग। मतलब कि अगर बहुत लंबे समय से कोई बीमारी है आपको, या फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, तो आपकी बॉडी जो है उसका मसल्स का लॉस होने लगता है और बहुत ज़्यादा बॉडी दुबला पतला हो जाता है। ये एक राइट साइडेड रेमेडी है। In catarrhal affections of the air passages and seems to choose preferably dark complexioned and rigid fibered persons। तो मतलब कि ये एयर पैसेजेस को अफेक्ट करता है, यानी कि सर्दी खांसी के लिए बहुत ही इफेक्टिव है, और डार्क कॉम्प्लेक्शन के पर्सन को अफेक्ट करता है। रिजिड फाइबर्ड पर्सन बहुत ही हट्टा कट्टा होता है। आइए जानते हैं मोडालिटीज़ के बारे में कि किन कंडीशंस में आपकी बीमारी बढ़ जाती है, आपके कंप्लेंट्स, और किस कंडीशन में आपको बेटर फील होता है। ड्राई कोल्ड एयर में आपका कंडीशंस कंप्लेंट्स जो है बढ़ जाते हैं। विंड्स में बढ़ जाता है। एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर में बढ़ जाता है, यानी कि अगर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है या फिर बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ रही है तो दोनों ही टेम्परेचर में आपके कंप्लेंट्स बढ़ जाते हैं। एग्रेवेशन ड्राफ्ट्स, एग्रेवेशन सप्रेस्ड इरप्शन। जैसा कि मैंने बताया था कि अगर आपकी स्किन कंप्लेंट्स को आप सप्रेस कर देते हैं तो उससे आपके कंप्लेंट्स बढ़ जाते हैं। स्टूपिंग से यानी कि झुकने से आपको जो है कंप्लेंट्स बढ़ जाते हैं। एग्रेवेशन चेंज ऑफ वेदर से, मतलब कि मौसम अगर बदलता है तो उस कंडीशन में आपके कंडीशंस बढ़ जाते हैं। कॉफ़ी लेने से आपके कंडीशंस को बढ़ जाते हैं कंप्लेंट्स। 3 to 4 AM को सुबह के वक्त आपके बढ़ते हैं। इवनिंग में बढ़ जाता है। फैटी फूड लेने से आपके कंप्लेंट्स बढ़ जाते हैं। स्टूल पास करने के बाद भी आपके कंप्लेंट्स बढ़ते हैं। और एक्सर्शन लेने से, बहुत ज़्यादा अगर एक्सर्ट कर रहे हैं बॉडी को, तो उस समय भी आपके कंप्लेंट्स बढ़ते हैं। मोशन ऑफ कैरिएज, यानी कि अगर आप कार में या बस में या फिर ट्रेन में या एरोप्लेन में अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो उसमें भी आपके कंप्लेंट्स बढ़ने के चांसेस हैं। ट्विलाइट यानी कि सांझ के वक्त, सनसेट के बाद में आपके कंप्लेंट्स बढ़ने के चांसेस है। जैसा कि मैंने बताया है, इवनिंग में आपके कंप्लेंट्स बढ़ते हैं। एग्रेवेशन बाथिंग इन रिवर इन समर, मतलब अगर समर सीजन में आप रिवर में बाथ करते हैं, नहाते हैं, तो उससे आपके कंप्लेंट्स बढ़ने के चांसेस हैं।
सार थिंग्स लेने से यानी खट्टी चीज़ें खाने से आपके कंप्लेंट्स बढ़ सकते हैं। क्लियर फाइन वेदर, मतलब कि अगर आप भले ही मौसम साफ हो फिर भी आपका कंप्लेंट्स बढ़ने के चांसेस हैं। स्वेटिंग से आपके कंप्लेंट्स बढ़ने के चांसेस हैं। कमिंग फ्रॉम ओपन एयर इनटू अ वार्म रूम, अगर आप ओपन एयर से वार्म रूम में आ रहे हैं, अपने घर में आ रहे हैं, तो उससे आपकी कंप्लेंट्स बढ़ने की चांसेस हैं। कोल्ड ड्रिंक्स लेने से आपके कंप्लेंट्स जो है बेटर फील होता है। डैम्प वेट वेदर यानी रेनी सीजन में आपके कंप्लेंट्स बेटर फील होने की चांसेस हैं। एम्यूलरेशन वॉशिंग यानी वॉश करने से भी आपके कंप्लेंट्स बेटर फील होते हैं। वार्मथ ऑफ बेड से आपके कंप्लेंट्स बेटर होते हैं। और जेंटल मोशन अगर आप करते हैं तो उससे भी आपके कंप्लेंट्स बेटर फील होते हैं। ऐसे तो होम्योपैथिक में साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होता है, फिर भी अगर आपके कंप्लेंट्स बढ़ते हैं इस मेडिसिन को लेने से तो आप इसे कैसे एंटीडोट करें, उसके लिए ये मेडिसिन हैं। एसाफेटिडा 200, कॉफिया 200, कोलोसिंथिस 200, डलकामारा 200, ग्वैकम 200, नाइट्री स्पिरिटस डल्सिस 200, नक्स वोमिका 200 आप ले सकते हैं इसे एंटीडोट करने के लिए। कॉस्टिकम किन किन मेडिसिन को एंटीडोट करता है? एसाफेटिडा को एंटीडोट करता है, चाइना, कोलोसिंथिस, यूफ्रेशिया एंड प्लम्बम को ये एंटीडोट करता है। आइए जानते हैं फेस कंप्लेंट्स के बारे में कि फेस के कौन कौन से सिम्टम्स हैं कॉस्टिकम में। पैरालिसिस ऑफ राइट साइड, जैसा कि मैंने बताया था कि ये राइट साइडेड रेमेडी है, तो ये राइट साइड के फेस को पहले अफेक्ट करता है। वॉट्स जो है राइट साइड में पाया जाता है। पेन इन फेशियल बोन फेस के जो बोन्स होते हैं उसमें पेन होता है। डेंटल फिस्टुला के लिए इफेक्टिव है। डेंटल फिस्टुला यानी कि जैसे कि फिस्टुला आपको एनस में होता है उसी तरीके से दांतों में भी फिस्टुला फॉर्म हो जाता है, एक ट्रैक फॉर्म हो जाता है। पेन इन जॉज विद डिफिकल्टी इन ओपनिंग माउथ, मतलब जॉज यानी जबड़ों में पेन होता है और आप माउथ को ओपन करने में डिफिकल्टी होती है। आइज सिम्टम्स के बारे में जानते हैं। कैटरैक्ट के लिए बहुत इफेक्टिव है। इन्फ्लेमेशन ऑफ आईलिड्स, यानी कि आईलिड्स जो है आपके उसमें सूजन आ जाती है। अल्सरेशन, अल्सर फॉर्म हो जाता है। स्पार्क्स एंड डार्क स्पॉट्स बिफोर आइज, आइज के सामने, आपके आंखों के सामने स्पार्क्स और डार्क स्पॉट्स नज़र आता है। टोसिस के लिए बहुत इफेक्टिव है। टोसिस यानी कि आपकी आईलिड जो है वो नीचे की तरफ झुकी रहती है। चेल्सेमियम भी आप ले सकते हैं। विजन इम्पेयर्ड रहता है, मतलब विजन जो है प्रॉपर नहीं रहता है। स्टूल्स के बारे में बात करते हैं कि आप स्टूल्स कैसा रहता है कॉस्टिकम का। सॉफ्ट एंड स्मॉल रहता है। साइज ऑफ गूस क्विल यानी कि फेदर के साइज का आपका स्टूल्स होगा। फॉस्फोरस भी का भी यही सिम्टम्स है। हार्ड टफ कवर्ड विद म्यूकस, शाइन्स लाइक ग्रीस, स्मॉल शेप्ड, एक्सपेल्ड विद मच स्ट्रेनिंग और ओनली ऑन स्टैंडिंग अप। स्टूल्स जो है बहुत ही हार्ड होता है और म्यूकस से वो कवर्ड रहता है, इसीलिए वो शाइन करता रहता है, ग्रीस जैसे कि ऑयल या ग्रीस कर दिया गया है। स्मॉल शेप्ड रहता है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेन करना पड़ता है स्टूल पास करने के लिए, या फिर स्टैंडिंग पोजीशन में भी स्टूल पास हो सकता है। प्रूराइटिस के लिए इफेक्टिव है, यानी ईचिंग इन एनस के लिए बहुत इफेक्टिव है। पार्शियल पैरालिसिस ऑफ रेक्टम के लिए बहुत इफेक्टिव है। रेक्टम भी पैरालाइज्ड हो जाता है जिसकी वजह से स्टूल पास नहीं होता है और रेक्टम सोर एंड बर्न होने लगता है। रेक्टम जो है बहुत ही पेनफुल होता है और बर्न होने लगता है। फिस्टुला एंड लार्ज पाइल्स के लिए बहुत इफेक्टिव है। यूरिन में है इनवॉलेंट्री व्हेन कॉफिंग स्नीजिंग, इनवॉलेंट्रीली पास हो जाता है यूरिन जब खांसते और छींकने के टाइम पे। पल्सेटिला में भी यही सिम्टम्स है। एक्सपेल्ड वेरी स्लोली एंड समटाइम्स रिटेन्ड, बहुत ही स्लोली यूरिन पास होगा और कभी कभी तो यूरिन पास ही नहीं होता है, रिटेन हो जाता है। इनवॉलेंट्री ड्यूरिंग फर्स्ट स्लीप एट नाइट, रात के समय जब सोने जाते हैं तो उसके 1 घंटे बाद जो फर्स्ट स्लीप होती है हमारी, उसमें जो है इनवॉलेंट्रीली पास हो जाता है, यूरिन निकल जाता है। और फ्रॉम स्लाइटेस्ट एक्साइटमेंट, मतलब अगर स्लाइट एक्साइटमेंट भी हुआ तो उसमें भी यूरिन निकल जाता है। रिटेंशन के लिए जैसा मैंने बताया था कि यूरिन कभी कभी पास ही नहीं होता है, उसके लिए बहुत ही इफेक्टिव है कॉस्टिकम। रेस्पिरेटरी कंप्लेंट्स के बारे में बात करते हैं। होर्सनेस विद पेन इन चेस्ट, अफोनिया, मतलब सोर थ्रोट में बहुत ज़्यादा होर्सनेस रहता है, खराश रहती है गले में, और कभी कभी कंप्लीट लॉस ऑफ वॉइस हो जाता है। लैरिंग्स सोर होता है, जो वॉइस बॉक्स होता है वो सोर होता है। कॉफ विद रॉ सोरनेस ऑफ चेस्ट,
तो खांसी के साथ साथ चेस्ट में पेन भी होता है। एक्सपेक्टोरेशन स्कैंटी मस्ट बी स्वेलोड, इतना एक्सपेक्टोरेशन कम होता है, बलगम बहुत ही कम निकलता है कि उसे स्वेलो करना पड़ता है। कॉफ विद पेन इन चेस्ट, खांसी के साथ साथ चेस्ट में पेन होता है। डिफ़िकल्टी ऑफ वॉइस ऑफ सिंगर्स एंड पब्लिक स्पीकर्स, जो है वॉइस, जो लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं वॉइस को, जैसे कि सिंगर्स हैं, पब्लिक में जो स्पीक करते हैं, टीचर्स हैं, प्रोफेशनल स्पीकर्स हैं, उन लोगों में कंप्लीट लॉस ऑफ वॉइस हो सकता है या फिर होर्सनेस, गले में खराश हो सकती है। उसके लिए भी आप कॉस्टिकम ले सकते हैं। बैक के बारे में जानते हैं, बैक सिम्टम्स के बारे में। स्टिफनेस बिटवीन शोल्डर्स, डल पेन इन नेप ऑफ नेक, शोल्डर्स के बीच में बहुत ज़्यादा स्टिफनेस हो जाता है और नेप ऑफ नेक यानी कि नेक के पीछे का भाग बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होता है। तो आप इसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए भी ले सकते हैं। नेप ऑफ द नेक यानी कि नेक पेन के लिए बहुत इफेक्टिव है और साथ ही शोल्डर में भी पेन होता है। आइए जानते हैं एक्सट्रीमिटीज सिम्टम्स के बारे में। लेफ्ट साइडेड सियाटिका के लिए बहुत इफेक्टिव है विद नमनेस, यानी कि वो पैर जो है लेफ्ट साइड सुन्न हो जाता है। पैरालिसिस ऑफ सिंगल पार्ट्स जो होता है वो पैरालाइज्ड हो जाता है। डल टियरिंग पेन इन हैंड्स एंड आर्म्स में डल टियरिंग टाइप ऑफ पेन होता है, हल्का हल्का सा पेन रहता है। हैवीनेस एंड वीकनेस भी हैंड्स एंड आर्म्स में लगता है। टियरिंग जॉइंट्स में टियरिंग टाइप ऑफ पेन होता है। अनस्टेडीनेस ऑफ मसल्स ऑफ फोरआर्म एंड हैंड्स, नमनेस, लॉस ऑफ सेंसेशन इन हैंड्स। तो जो हैंड्स और फोरआर्म के मसल्स होते हैं वो बैलेंस में नहीं रहते हैं, इसीलिए जो है उसमें सुन्न हो जाता है वो हाथ, और लॉस ऑफ सेंसेशन भी होने की वजह से वो चीज़ों को पकड़ नहीं पाता है। कॉन्ट्रैक्टेड टेंडन्स जो होता है वो शॉर्ट हो जाता है और हार्ड हो जाता है। एंकल्स जो होते हैं वो वीक हो जाते हैं, उसके लिए बहुत इफेक्टिव है कॉस्टिकम। कैन नॉट वीक विदाउट सफरिंग, इतना ज़्यादा सीवियर पेन रहता है कि वॉक नहीं कर पाता है। रूमेटिक टियरिंग इन लिम्स, रूमेटॉइड आर्थराइटिस जिन लोगों को रहता है उनमें बहुत ज़्यादा सीवियर पेन रहता है, जो कि बेटर होता है वार्म एप्लीकेशन से। अगर गर्म पानी का सेक लेंगे तो उससे जो है उनको बेटर फील होता है, या फिर अगर बेड पर अगर वो लेटते हैं और हाफ हीट ऑफ बेड अगर गर्म हो जाता है तो उससे भी उनको आराम पड़ता है। बर्निंग इन जॉइंट्स, स्लो इन लर्निंग टू वॉक, जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा जलन होती है और वॉक जो लोग बच्चे जो होते हैं वो लेट लर्न करते हैं, चलना जो होता है वो उनमें लेट शुरू होता है। अनस्टेडी वॉकिंग एंड ईजिली फॉलिंग, और वो जो है उनको वॉक तो करते हैं बट वो बैलेंस नहीं कर पाते हैं और ईजिली फॉल हो जाते हैं। रेस्टलेस लेग्स एट नाइट में जो है लेग जो है वो रेस्टलेस रहता है, मतलब कि लेग्स को मूव करते रहता है। क्रैकिंग एंड टेंशन इन नीज में जो होता है वो बहुत ज़्यादा टेंशन रहता है और क्रैकिंग साउंड होता है, यानी सीवियर पेन होता है नीज में। स्किन सिम्टम्स के बारे में जानते हैं। सोरनेस इन फोल्ड्स ऑफ स्किन, बैक ऑफ ईयर्स, बिटवीन थाइज, warts large, jagged, bleeding easily on tips of fingers and nose। जो फोल्ड्स ऑफ स्किन है यानी कि ब्रेस्ट के नीचे का जो स्किन होता है, अंडर द ब्रेस्ट होता है, अंडर आर्म्स होते हैं, या फिर जो काफ जो हमारा नीज होता है उसके बैक साइड जो फोल्ड होता है, बैक का नी बैक में जो फोल्ड करते हैं हम लोग, तो वो जो बैक साइड होता है वो फोल्ड ऑफ स्किन होता है, तो वहाँ पर सोरनेस होता है, बहुत ही पेनफुल रहता है। कान के पीछे बहुत ज़्यादा सोरनेस रहता है, थाइस के बीच में, दोनों थाइस के बीच में बहुत ज़्यादा सोरनेस पेनफुल रहता है। वॉर्ड्स जो होता है वो लार्ज होता है, शार्प पॉइंटेड होता है, रफ रहता है और शार्प पॉइंटेड होता है, जो कि ब्लीडिंग इजीली होता है, बहुत जल्दी ब्लीड होने लगता है। ऑन टिप्स ऑफ फिंगर्स पे पाया जाता है और नोज़ पर भी वॉर्ड्स पाया जाता है। ओल्ड बर्न्स दैट डू नॉट गेट वेल, जो पुरानी अगर घाव रहते हैं, जल गया रहता है और जलने की वजह से जो घाव रहते हैं वो जल्दी हील नहीं होता है। एंडल इफेक्ट्स फ्रॉम बर्न्स, और बर्न्स की वजह से जो होता है उसको कंप्लेंट्स की शुरुआत होती है, तो उसके लिए आप कॉस्टिकम ले सकते हैं। कॉस्टिकम के डोज के बारे में जानते हैं कि कॉस्टिकम आपको क्या डोसेज में लेना चाहिए। 3rd to 30th अटेन्यूएशन, यानी कि 3rd to 30th पोटेंसी में आप इसे ले सकते हैं, 200 पोटेंसी में भी आप इसे ले सकते हैं। इन क्रॉनिक एलिमेंट्स एंड स्पेशली इन पैरालिटिक स्टेट्स द हायर पोटेंसीज वंस और ट्वाइस अ वीक, यानी कि जो क्रॉनिक बहुत लंबे समय से जिनको पैरालिसिस हो रखा है,
तो उन लोगों को हायर पोटेंसीज लेनी चाहिए, जैसे कि 1 m पोटेंसी 200 पोटेंसी लेनी चाहिए वंस या ट्वाइस इन अ वीक, एक बार हफ्ते में, एक बार या 2 बार लेना चाहिए। दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और आपके सजेशंस का मैं इंतज़ार करूँगी। थैंक यू सो मच।